बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में इस वक्त क्या एन है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे अपनी हेडलाइंस में। लेकिन साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह पे जो टॉक ऑफ द टाउन एक चीज़ बनी हुई है वो ये है कि वसीम हसन राजा साहब के जो छोटे भाई हैं रमीज़ राजा साहब, उनकी बहैसियत न्यू चेयरमैन तकर्रुरी और इसके पाकिस्तान क्रिकेट में क्या असरात होंगे, क्या उसके समरात होंगे, क्या उसके मुजम्मरात होंगे, इस पे हम बात करेंगे। साथ साथ भारत की जो बैटिंग है वो जो है वो हमें दगा देती नजर आ रही है, धोखा देती नजर आ रही है। और अगर भारत की जानिब से विराट कोहली अगर 30-40 रन भी स्कोर करते हैं तो लोगों को उनकी जो माजी की जो पास की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ये 30-40 रन भी कोई आंखों को भले नहीं लगते, रिकॉर्ड बुक्स की जीनत नहीं बनते। इस पर हम बात करेंगे दोनों मुद्दों पर और साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी टच करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ दो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी पाकिस्तान की क्रिकेट पे और बिलखुसूस डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला पे बड़ी गहरी निगाह है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे मेहमान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं और पीटीवी वर्ल्ड में स्पोर्ट्स को हेड भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान शिराजी। अरसलान, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू कराची। थैंक यू वेरी मच अली सलमान भाई। कैसा लग रहा है आपको? कराची में एंजॉय कर रहे हैं, किस सिलसिले में आना हुआ? यहाँ पे एक गोल्फ इवेंट चल रहा है, फर्स्ट एवर पाकिस्तान गोल्फ लीग हो रही है, तो उसके सिलसिले में आना हुआ और आप जैसे प्यारे भाइयों की जियारत नसीब हुई, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, आपसे गोल्फ के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा इवेंट है गोल्फ और इस वक्त प्रोग्रेस में है, इस वक्त ऑन है और गोल्फ में पाकिस्तान के बड़ी ज़बरदस्त तैमूर इकबाल और दीगर जो गोल्फर हैं वो बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी कर रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगी बजरिया टेलीफोन कॉल पाकिस्तान की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद, उनसे भी अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, एनसीओसी ने पाक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत दे दी। अब जिंदगी बदल गई है, बाउंसर्स करने के बजाय अब बाउंसर्स का सामना करना पड़ रहा है रमीज राजा। रमीज राजा को सबसे बड़ा चैलेंज साथी क्रिकेटर से ही होगा। चंद लोग रमीज राजा को सियासत की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। साबिक चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ। एहसान मानी को वजीर आजम की बात मानकर वर्ल्ड कप तक काम करना चाहिए। भारत नवाज रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन बनाना दुरुस्त नहीं, सरफराज नवाज। किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए चेहरा नहीं बदला जाता, पीसीबी चलाने के लिए प्रोफेशनल लोगों को आगे लाएं, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। रमीज राजा से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे को बेहतर बनाना नए चेयरमैन के लिए बड़ा चैलेंज होगा। कामरान अकमल। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट का पता है कि कैसे बेहतर करनी है, जो हालात पाकिस्तान की क्रिकेट के जा रहे हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं रमीज भाई। और कौमी टीम के कल्चर को देखते हुए अहम ओहदा एक ही काबिल शख्स को दिया जाए, वरना ये अहम जिम्मेदारी सियासत की नजर हो सकती है। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप और रेड बॉल वर्ल्ड कप 6 के लिए पाकिस्तान किड्स की भरपूर तैयारियां जारी। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग तारीख में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पहली बार ओपन ट्रायल्स। उज्बेकिस्तान में होने वाली 12वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 10 बॉडी बिल्डर्स सिलेक्ट किए गए। इंटर सर्विसेज हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी ने दिफाई चैंपियन नेवी को 3-2 गोल से शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा इन टॉप स्टोरीज में, इन हेडलाइंस में कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा था कि रमीज राजा साहब को लेके कि बाज़गश्त का सिलसिला जारी है। कुछ लोग उनके हक़ में बयानात दे रहे हैं और कुछ उनकी मुखालफत में बयानात दे रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात डॉक्टर नसीम अशरफ साहब ने की, उन्होंने ये कहा कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है, ये सबसे ज़्यादा जो मुखालफत है रमीज राजा साहब को, वो उनके साथी क्रिकेटर से की जानिब से ही होगी। कुछ क्रिकेटर्स ने खुल के बयानात दिए हैं और कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो दरून खाना महफिलों में गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं कि रमीज राजा साहब का तकर्रुर हो गया और क्या ये फैसला जो है वो दुरुस्त है। यानी इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए अरसलान शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, एक बड़ा सा आपने इस दश्त की सयाही में गुजारा, आप कैपिटल में बैठते हैं, फेडरल एरियाज में बैठते हैं, कराची में, सिंध में तो अमूमन लोग खुश हैं जो क्रिकेट से जुड़े लोग हैं। वहाँ के हालात हैं रमीज राजा की तकर्रुरी को देख के? देखिए, वहाँ पे जब ये मुलाकातें चल रही थी और दूसरी मुलाकात 24 घंटों के अंदर अंदर एहसान मानी की हुई थी, तो वहाँ पे पहले ये बात चल निकली थी और वहाँ पे जो रूमर्स होते हैं वो रियल में न्यूज़ होते हैं
कि वापस आ रहे हैं और यही होंगे, रमीज राजा नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद जो चीज़ उन्हें कही गई, जो हमें वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ने हमें ये बताया था कि उन्हें ये कहा गया कि हम आपको 3 साल की एक्सटेंशन देते हैं क्योंकि रूल के मुताबिक 3 साल की ही बनती है, बट आफ्टर 6 मंथ आप यहाँ से रिजाइन कर जाएंगे और राजा साहब आ जाएंगे। तो इस चीज़ को एहसान मानी ने मानने से इनकार कर दिया गया। जिस तरह आप हेडलाइन में भी बता रहे थे कि चाह रहे थे कि ये जो मेन इवेंट्स हैं और ये दोनों जो सीरीज होने वाली है, ये जिस तरह एहसान मानी लेके चल रहे हैं इसी तरह चलते अच्छा, हैं। ये आपको लगता है बड़ी कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन है? न्यूजीलैंड ने भी आना है, पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड T20 इवेंट पे भी जाना है, और एक ऐसे मौके पे रमीज राजा साहब का इंडक्शन और एक्सक्लूजन एहसान मानी साहब का, इसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर कुछ मिसहैप हो जाता है? यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही। आप ये देखेंगे 24 से लेके 13 को इलेक्शन होना है, इसके दरमियान में सीओ होंगे जो कायम मकाम चेयरमैन होंगे, लेकिन आप ये देखेंगे 10 तारीख को 3 अहम टीमें हमारी अनाउंस हो जाएंगी। अगर वो बैड परफॉर्मेंस देती हैं तो उसका किसके जिम्मे जाएगा? चेयरमैन नया कहेगा कि मैं तो आया नहीं था, और पुराने कहेंगे कि हम तो चले गए थे, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? होमवर्क तो हो गया होगा। हम बात कर रहे हैं रसलान शिराजी साहब से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लेकिन एक और इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम और एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहा जा सकता है। आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आज हम ऑल इस्लामाबाद शो कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान शिराजी इस्लामाबाद के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, आज सारी बातें हमारी जो है वो कैपिटल से जुड़ी हुई होंगी। चले, खुशाइन बात है ये तो। ऑलराइट है मैम, हम बात कर रहे हैं रमीज राजा साहब की। आपने एक बड़े अरसे तक आपने ग्राउंड पे जाके क्रिकेट कवर की है, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। जितना वास्ट आपका एक्सपीरियंस है, यकीनन हम में से किसी का भी इतना नहीं है। आप इस तकर्रुरी को किस तरह से देखती हैं? मेरा ख्याल है, देखिए, नेचुरली जो एहसान मानी साहब हैं उनका टेन्योर खत्म हुआ और उसके बाद उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उसके हम लोग ही ज्यादा शोर मचाते हैं, आप और हम जैसे जो जर्नलिस्ट बहन भाई हैं हमारे, के क्रिकेटर कोई हो तो वो ज्यादा समझता है चीजों को। खासतौर पे अभी गंगुली साहब की जो अपॉइंटमेंट है एज प्रेसिडेंट BCCI, उसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी ये चीज आई, काफी ज्यादा आ चुकी है कि क्रिकेटर जितना चीजों को समझ सकता है वो कोई शायद और नहीं समझ सकता। लेकिन क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना, मैनेजमेंट उसकी हैंडल करना, इकोनॉमी को देखना, जिस तरह से ये कॉर्पोरेट कल्चर रन किया जाता है, वो सब चीजें, तो उस लिहाज से ये इसलिए खुशाइंद है रमीज राजा का तकर्रुर कि वो पहले एक तो सीईओ रह चुके हैं, आप सबको पता है। दूसरा ये है कि क्रिकेट पे उनकी एज ए कमेंटेटर काफी गहरी नजर है। जाहिर है नॉलेज चाहिए होता है, आप देखते हैं, प्लेयर्स को भी देखते हैं, आपको सबका पता होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पता है, अंडर-19 से भी खेलते रहे हैं, वो खुद सिस्टम का हिस्सा रह के आए हैं। तो इस लिहाज से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। ज़्यादा चीज़ मुझे जो शायद अगर आप इन दो असहाब में से कंपैरिजन करें तो मुझे इसलिए ये चीज़ अच्छी लगेगी कि रमीज जो है वो सॉल्व करते हैं चीज़ों को, क्विकली काम करने वाले हैं। जो मानी साहब हैं वो बहुत ज़्यादा डिले करते हैं चीज़ों को, ये उनका अपना स्टाइल है, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर आदमी अपने तरीके से काम करता है। तो रमीज जब सीईओ पहले थे तब भी, उस दौर में भी, जनरल टॉकीज जैसे दौर में भी बहुत अच्छे काम हुए, हमारा NCA भी बना और बड़ी चीज़ें हुई। अब हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उनका, रमीज का मैच्योरिटी लेवल, उनका एक्सपोजर, उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब दुनिया के जो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स हैं, प्लेयर्स हैं खासतौर पे, उन सब से एक जो आपकी अच्छी वो होती है, गुडविल होती है उनके साथ, या अच्छी पब्लिक रिलेशनिंग होती है, वो बड़ा मैटर करती है। तो अब हम देखेंगे कि जो अब नए चैलेंजेस हैं उनको वो कैसे हैंडल करते हैं। चैलेंजेस की आप बात कर रही हैं मैम, आपको लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा उनके लिए वो होगा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को दोबारा से स्टार्ट करना? क्योंकि जो रमीज राजा साहब की एक लेगेसी रही है, अगर हम उनके क्रिकेटिंग बैकग्राउंड को अलग भी रख देते हैं, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की टीम को उन्होंने बिल्ड किया, जिसमें महमूद हामिद जैसा प्लेयर आया, फिर मोहम्मद जावेद थे प्लेयर, मताहिर शाह थे, एक से बढ़कर एक प्लेयर था, मोहम्मद सोहेल अब्दुल्ला खान एक प्लेयर थे, सोहेल जाफर एक प्लेयर थे। तो वो प्लेयर, नए प्लेयर्स को उन्होंने हमेशा से, यंग जनरेशन को हमेशा से उन्होंने इंडक्ट किया। फिर जब अलाइड बैंक में आ गए तो अलाइड बैंक में भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने क्रिकेट टीम बनाई, शोएब हबीब साहब के साथ मिलकर एक ब्रांड बनाया। अब लोगों की बड़ी तवक्कात है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो नहीं रही, रमीज राजा साहब आ गए। आपको लगता है सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा?
देखिए, मेरा ख्याल है हमें थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये जो 6 टीमों का गलत या सही, ये जो 6 टीमों का फैसला है और जिसमें डिपार्टमेंट्स को बंद किया गया है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही नॉमिनेट किया है उनको, रमीज को, या उससे पहले एहसान मानी साहब को, या जाहिर है वो टेक्निकली उन्हीं का राइट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो ये तो फिर हमारी खाम ख्याली होगी ना अगर हम ये समझें कि वो आके दोबारा से डिपार्टमेंट्स को इन कर लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इस डिपार्टमेंट्स के और रीजन्स के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप, उसको अगर वो किसी ऐसे तरीके से लेके आते हैं, रीडिजाइन करते हैं कि जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो उनकी जॉब जो है वो भी ख़त्म ना हो, और जो दूसरे मसाइल जिनका शिकार हैं बहुत सारे खिलाड़ी, वो उनको हैंडल करना एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। वो आई एम श्योर कि वो इसके साथ जो जितने कंसर्न लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ के अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और उसका कोई हल निकालने की कोशिश करें तो यकीनन ये क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। लेकिन अली, आपको ये समझना होगा कि हमारे पास हमारे इस वक्त जो क्रिकेट टीम खेल रही है, हमारे जो हेड कोच हैं वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम ही सारा ये आ रहा है कि भाई पीछे आप मटेरियल जो है वो अच्छा नहीं बना रहे, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आके आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे, या एक विकेट से आप मैच हार गए वेस्ट इंडीज से, नहीं होना चाहिए था। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान जो है वो अपनी अप्रोच में गलत नहीं है, वो ये चाहते हैं कि क्वालिटी जो है वो इतनी जबरदस्त। अच्छा, मैं अप्रोच में बात करूंगा, मुझे जरा ब्रेक पे जाना है, क्योंकि जो हम जो सुनते आए हैं, हमें भी तकरीबन 18-19 साल से 20 साल इस फील्ड में हो गए, हम जो सुनते हैं कि इमरान खान साहब का वो एज ए कैप्टन खेलते थे जब उनका विजन था कराची लाहौर के मैचेस हों, उनका विजन था पेशावर के और इस्लामाबाद के मैचेस हों, लेकिन इस तरह से प्रोविंशियल क्रिकेट पे उन्होंने कभी भी इस तरह बात नहीं की थी। इसमें मैं ज़रूर आपका इनपुट भी लूँगा ब्रेक के बाद, साथ साथ अरसलान शिराजी से भी मैं यही क्वेश्चन प्लेस करूँगा, लेकिन इस लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से फिर गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा, और स्टूडियो में मौजूद हैं अरसलान शिराजी जो इस्लामाबाद से आए हमारे मेहमान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अरसलान, ये सवाल मैंने आलिया मैम से भी किया था और आपसे भी ये सवाल है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट सबसे बड़ा चैलेंज होगा रमीज राजा साहब के लिए, क्योंकि वो खुद डिपार्टमेंटल क्रिकेट से सामने आए, LCC से भी खेले, लेकिन जो असल पहचान है वो उनकी PNSC और फिर एलाइड बैंक है। देखिए, आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन जो मैम आलिया बात कर रही थी वो बड़ी मजबूत बात है कि ये किया किसने है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद किसने किया, चाहे उनको किसी ने गलत गाइड किया है या सही गाइड किया है, दैट इज समथिंग एल्स। जब प्राइम मिनिस्टर ने बंद किया तो बड़ा मुश्किल होगा चेयरमैन के लिए। आपको नहीं लगता कन्वेंस अगर उनको किया जाता है, प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है, वो खुद एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वोट्स के जरिए आए हैं, इलेक्ट होकर आए हैं, एक प्लेयर को निकालने का मकसद एक फैमिली को जो है आप सफर करा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात जिन्होंने समझानी थी उन्होंने नहीं समझाई, उन्होंने यस सर किया, उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके नुकसानात आपको क्या होंगे और प्लेयर्स को क्या होंगे। तो मेरे ख्याल में अभी भी कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं आने वाली, लेकिन इस स्ट्रक्चर में जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, वो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट यानी जिस तरीके से पहले चल रही थी वो तो नहीं होगी, लेकिन वो स्पॉन्सरशिप के तहत जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट यानी बहाल होगी, वो रीजन्स को कर भी रहे हैं और आगे और अच्छे तरीके से करेंगे। और जब ये स्टार्ट हुआ था और वसीम खान साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम इसको डिपार्टमेंट को उसमें लेके इन्वॉल्व करेंगे, और जब इन्वॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होंगी। और ये बहुत बड़ी बात की है मैम आलिया ने कि ये चीज़ें स्पीड अप करती है राजा साहब, वो उस तरह एहसान मानी की तरह बिल्कुल, हाँ, डिले वाला चक्कर नहीं है। तो ये जो चीज़ अब 3 साल में होनी थी, मेरे ख्याल में 1 साल में आपको डिपार्टमेंट का रोल उसमें नजर आ जाए। ऑलराइट, और यही रमीज राजा साहब से लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। और जो बात की है ना अरसलान शिराजी ने कि स्पीड अप करेंगे चीज़ों को, तो इस वक्त जो है रमीज राजा साहब के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से, पाकिस्तान के एक स्पीड स्टार ने बड़ी ज़बरदस्त बात की जो तेज़ और जहराना बैटिंग की वजह से मशहूर हैं, अपने बुलंद बाला और फलक शिकाफ छक्कों के लिए मशहूर हैं, शाहिद आफरीदी। उन्होंने क्या कहा रमीज राजा की तकरूरी के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, आइए वो सुनते हैं। किसी भी सिस्टम को जब आप बनाते हो ना, ये ना हो कि चेहरे बदल जाए और सिस्टम फिर दोबारा जीरो से हमें क्रिकेट चीज़ों को जीरो से शुरू करनी पड़े, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है। आप
सिंसियर, पीसीबी के साथ सिंसियर, इस मुल्क के साथ सिंसियर और प्रोफेशनल लोगों को लेके आए। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो तब्दीली का नारा है, तो तब्दीली का नारा ग्रास रूट लेवल से होना चाहिए ताकि क्रिकेट बेहतर से बेहतर आगे प्रोग्रेस करे और सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को टाइम दें ताकि उसका कोई रिजल्ट निकल आए। जी, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को टाइम दें ताकि कोई उसका रिजल्ट निकल आए। आलिया रशीद साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। मैम, हम बात करें डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, और क्या आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में कोई वाइट बॉल का एक टूर्नामेंट, जिस तरह बहुत सारे प्लेयर्स से, कोचेस से मेरी बात होती है, यकीनन आपकी अरसलान की बात भी होती होगी, कि एक वाइट बॉल का टूर्नामेंट जो है वो प्रोग्रेस में है कि वाइट बॉल का टूर्नामेंट स्टार्ट हो सकता है? होना चाहिए अली, इसलिए कि वाइट बॉल क्रिकेट जो है वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है अब अफी जमाना, खास तौर पे T20 के आने के बाद। वनडेज तो अब अपनी जगह कायम जरूर है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जिस तरह T20 में है उसके बाद होनी चाहिए। अभी तो ये बातें भी हो रही हैं, बल्कि इस पे क्रिकेट बोर्ड मानी साहब के होते हुए भी तलाश हो रही थी कि वो चाह रहे थे कि वाइट बॉल के लिए एक सेपरेट कोच जो ढूंढे, और उसी के लिए जो है वो एंडी फ्लावरवुड साहब की बार बार बातें आ रही हैं उनके नाम से। एक्चुअली जिन्होंने माजरत कर ली है क्योंकि वो ऑलरेडी लीग में इंटरेस्टेड है, वो किसी टीम के साथ रहना नहीं चाह रहे। थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना अपना रवैया भी देखना पड़ेगा। स्टीव विक्सन के साथ जो सलूक हुआ था और उसके बाद जो हमारे हालात हुए हुए इस वक्त फील्डिंग में, खास तौर पे हम एक वो कैचेस ना छोड़ते तो शायद हम वो पहला टेस्ट भी वेस्ट इंडीज से जीत जाते। तो फील्डिंग एक खास तौर पे जो ऐसे टूर्नामेंट्स होंगे वर्ल्ड कप टाइप के जो कि हमारे सर पे अब आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक एक बॉल, एक एक रन आउट की कोशिश, एक एक रन बचाना, एक एक वाइटल जंक्शन पे आपका कैचेस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इस पे काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ रमीज की जो सोच है वो ये चाहते हैं कि जो हेड कोच है गालिबन वो ये है कि वो फॉरनर हो तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो हमने अभी इस दौरान जो दौर देखे हैं इसमें मेरा ख्याल है मिसबाहुल हक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं अगेन ये बात करूंगी, आप कोच किसी को भी ले आइए, जब तक आप अपना नीचे ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे अपने सिस्टम को, जो फल बीज बोएंगे वही फल उगेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि करेला बोए और आम निकल आए, ऐसा नहीं होता ना। तो हमें ये चीजों को बड़ी संजीदगी से, आई एम श्योर के रमीज के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि हमने नेक्स्ट ईयर भी वर्ल्ड कप है, उसको 23 में भी वर्ल्ड कप है, तो आप अभी से अगर आप हम ये सोचें कि हमने अपनी टीम को एक पटरी पे चढ़ाना है और सिलेक्शन जो है वो सही होनी चाहिए, कौन सा प्लेयर कहाँ किस नंबर पे। जैसे अभी भी मेरा ख्याल है T20 में आप देख लो 5, 6, 7 पे हम अटके हुए कि मतलब हमें पता नहीं है कि कौन सा प्लेयर, हमने इतने सारे ट्राई कर लिए हैं, लेकिन वो भी गलत नहीं है अप्रोच। इसकी वजह ये है कि वो नौजवान हमें मायूस कर रहे हैं। खुशबुल शाह को भी चांस मिला है, अब आजम खान को भी चांस मिला है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको लगता है जो इस फैसले की टाइमिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि अभी मैं अरसलान से भी बात कर रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ने भी पाकिस्तान आना है, फिर पाकिस्तान का नेशनल डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है, इसको भी शुरू होना है, इसके साथ साथ जो है वो फिर वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान भी करना है। तो जो टाइमिंग है इस फैसले की, उसको आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता पाकिस्तान T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, सो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन उसका फिर आंसरेबल होगा? पहली बात तो ये है कि ये जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, आपको पता है वो अगर एक तारीख तय है कि जिसपे के चेयरमैन ने चले जाना है, तो क्रिकेट हो रही है क्रिकेट नहीं हो रही है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिकेट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें प्रोफेशनली रन किया जाना है, तो उसने अपनी डेट्स के हिसाब से जिसका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उस हिसाब से तो वो चीजें आनी ही आनी है ना, ये प्रोसेस का हिस्सा है। इससे क्रिकेट टीम के हारने जीतने का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैम, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से अगर देखते हैं, ठीक है आपकी बात सही है कि पहले से मालूम है कि मानी को साहब को जाना है या किसी ने तो फिर टेक ओवर करना है, लेकिन फिर दूसरी तरफ फिर ये क्यों कहा जा रहा था कि जी टीमों को आना है, मानी साहब को थोड़ा टाइम दें, इनको एक्सटेंशन दें, फिर मानी साहब कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर वो कन्वेंस नहीं हो सके, तो ये सारी बातें भी दूसरी तरफ चल रही होती हैं। देखिए, हर आदमी के दोस्त अहबाब तो होते ही है ना, मीडिया में भी होते हैं, सोशल मीडिया पे भी होते हैं, दाएं बाएं अखबारों में भी होते हैं, हर तरफ से। तो कोशिश तो उनकी जो भी थी अपने तौर पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि
वो मार खा गए इस बात से कि जो कंट्रोल फ्रीक उनकी तबीयत थी और जिसकी वजह से वो फैसलों को बहुत डिले कर रहे थे और पूरा क्रिकेट बोर्ड इस पे रिडिक्यूल हो रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच गई और उनको पता चल गया कि ये जो है अब बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो इस वजह से उन्होंने, मेरा ख्याल है, ये सही फैसला किया अपने। अच्छा अरसलान, ये जो अब बात करें रमीज राजा साहब की, मैम ने बड़ी तफसील के साथ सारी चीज़ों पर रोशनी डाल दिया, लेकिन अब ये बताइए कि रमीज राजा साहब काफ़ी वोकल रहे हैं इस हवाले से, हफीज़ को लेके, शोएब मलिक को लेके बहुत वोकल रहे हैं, फिर मिसबा के हवाले से भी उनके कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे। आपको क्या लगता है कि अब थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम में आएंगे, डेंजर जोन में आ गए ये तीनों, और इंक्लूडिंग मोहम्मद यूसुफ? देखिए, इसमें आज उन्होंने एक ट्वीट किया है राजा साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप बाउंसर मारने की बजाय मुझे सहने होंगे। तो वो जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप जिस तरह बात कर रहे हैं, इसी तरह बाकी जर्नलिस्ट बात कर रहे होंगे कि हफीज़ के साथ उनका मसला है, शोएब मलिक के साथ मसला है, तो जिनके साथ मसले हैं, अगर उनके खिलाफ वो ऑन मेरिट भी फैसला लेंगे तो लोग ये कहेंगे कि इन्होंने लाइक डिसलाइक किया है। तो अब बड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हमें जो लाहौर से इतलात मिली हैं, जो पीसीबी हेडक्वार्टर है, कि राजा साहब अपनी एक टीम के साथ आएंगे, और वो टीम क्या होगी, यानी वो चीफ सेलेक्टर उनकी टीम का हिस्सा होगा, वो हेड कोच उनकी टीम का हिस्सा होगा, और इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड वो चेंज करने जा रहे हैं। उसमें कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि वो स्पीड अप और तेज़ काम करने के आदी हैं, तो मेरे ख्याल में 3 से 4 महीने में आपके सामने आ जाएगी कि वो किस टीम के साथ काम कर रहे हैं, और ये लोग डेंजर जोन में मौजूद हैं, ये चीज़ क्लियर। आपको खेलते नजर आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हफीज़ और शोएब मलिक? अभी मेरे ख्याल में हफीज के लिए जगह होगी, शोएब मलिक को मैं नहीं देख रहा कि वो T20 मैम, आपको क्या लगता है, जिस तरह मैंने नाम लिए, मोहम्मद यूसुफ के साथ माजी में उनका तनाज़ा था जो नहीं होना चाहिए था, दोनों पाकिस्तान के स्टार्स हैं, इस किस्म की गुफ्तगू ऑन एयर नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि मैं तो कहता हूँ ऑफ एयर भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ साथ रमीज़ भाई मेरे साथ एक शो में थे, मैंने उनसे पूछा कि आप उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, हफीज़ को, शोएब मलिक को, और जब वो परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर आपके लिए कितना मुश्किल है, कितना आसान होता है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उनको प्रेस करना। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनसे कोई ज़ाती तौर पर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करता हूं, क्रिकेट की बात करता हूं। तो अब आपको लगता है कि हफीज, शोएब मलिक T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे? मोहम्मद यूसुफ कहां पे स्टैंड कर रहे होंगे? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझती कि रमीज जो है उनका ज़र्फ इतना कम होगा कि वो अपने पर्सनल अटैक्स करेंगे लोगों के ऊपर और उनको कुछ अपनी कोई दुश्मनी बनाई हुई होगी। ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए असूली तौर पे। दूसरी बात, हाँ, मेरिट पे चीज़ें हों तो वो और बात है। मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़े बैट्समैन है, इसमें कतई कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो हमें इंटरनेशनल लेवल पर जाके जो उनके फ्लॉज हैं, उनकी शॉर्ट कमिंग वहीं की वहीं नजर आ रही हैं, वो इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहे तो NCA में लड़के जाते हैं, वहीं भेजा जाता है। यही नेचुरल एक वो है, रास्ता है कि जिसके जरिए आप जाते हैं, सीखते हैं, उनके ऊपर काम होना चाहिए और रिजल्ट बेहतर आने चाहिए। तो अभी जो कश्मीर लीग हो रही थी उसमें भी मैंने 2-3 ऐसे प्लेयर्स को खासतौर पे नोट किया जो कि बहुत सालों से NCA में काम कर रहे थे, मगर मुझे मायूसी हुई। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि सबको जो भी काम करना है वो अपनी जगह करना है। और शोएब मलिक के हवाले से मुझे अली एक बात सिर्फ नहीं समझ में आ रही कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं, मुखालफत बराए मुखालफत क्यों करते हैं, हम लॉजिक से क्यों नहीं बात करते। अब मेरा लॉजिक ये है कि अगर आपके पास इस 5-6-7 में इतनी मुश्किल हो रही है, आपको कोई प्लेयर वहाँ सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसमें क्या बुराई है कि अगर शोएब मलिक को आप खिला लें क्योंकि आप UAE में खेल रहे हैं। मतलब हमने इसको अना का मसला क्यों बनाया है कि नहीं जी 2 जो सीनियर हैं इनमें से एक ही खेलेगा। भाई आप अपनी टीम की रिक्वायरमेंट देखें ना। अगर आप ये देख रहे हैं कि UAE में खेला जा रहा है तो, और आप ये देख रहे हैं कि आपके जो प्रेजेंट नौजवान हैं वो उस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के आगे, आप ये ध्यान में रखें कि दुनिया की बेहतरीन टीमें जो हैं वो सबकी सब खेलेंगी वहाँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ये समझती है, हेड कोच कप्तान ये समझते हैं कि जो फ्रेश लेग्स हैं, जो नौजवान हैं, इनमें कोई भी बेहतर परफॉर्म कर लेगा, इससे बेहतर है कि हम किसी सीनियर्स को अपना करें, तो ये उनकी चॉइस है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल मेरे जहन में ये था कि जब कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर,
तो और मलिक खेल भी रहे हैं, फिट भी हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बॉलिंग भी कर लेंगे। तो फिर यूएई की कंडीशन में हम क्यों इस चीज को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? अच्छा, आपने बात की अभी एज की आपने बात की और यूएई की कंडीशन की बात की। ये बताइएगा कि अब एक और भी जो तनकीद की जाती है, जो इनके हेटर्स हैं वो तनकीद ये करते हैं रमीज राजा साहब को लेके कि इंडिया के लिए ये थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। बिग थ्री की इन्होंने जो है उन्होंने कहा था कि बिग थ्री को एग्री कर लिया था, इन्होंने कहा था मान लेना चाहिए बिग थ्री को। तो रमीज राजा साहब के आने से क्या आपको लगता है, ठीक है गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्लेयर डिप्लोमेसी भी अपना काम करती है, तो आपको लगता है कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे या ये चीज इनके अगेंस्ट जाएगी कि ये इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? देखिए, बहुत से लोग जो हैं वो ये बात मुझे भी कहते हैं। पॉइंट सिर्फ समझने की बात है, वो ये है कि अगर इंडियन टीम, अगर इंडिया की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है और आपको वो मैचेस देखने का मजा आता है, और आप वो हम इंडिया को सियासी लिहाज से थोड़ी देखना चाहिए हम तो जितनी 12 टॉप की टीमें हैं उन सबको हमें अप्रिशिएट करना है। हमें तो श्रीलंका भी अच्छा है, बांग्लादेश ने हराया, तो ऑस्ट्रेलिया को तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम हर एक को, यानी मुराद ये कि आप प्रोफेशनल हैं तो आप तो हर टीम के प्रोफेशनल प्लेयर को उसके मेरिट पे तारीफ करेंगे उसकी। मैं खुद बहुत तारीफ करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं देखती हूँ कि इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है या ऑस्ट्रेलिया को मार के आए घर में। मुझे नहीं समझ में आती कि हम इतने नेशनलिज्म को लेकर इतना सफोकेट क्यों हो गए हैं। हम बड़े दिल के लोग हैं, खुले जहन के लोग हैं, हमें इस तरह की बातें जेब नहीं देती। और दूसरी बात यह है कि रमीज राजा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन के आएंगे तो जाहिर है वो 100% पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखेंगे। अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस चीज में है कि दोनों बोर्ड जो है उनके ताल्लुकात अच्छे हों, तो ये दोनों की गवर्नमेंट के हाथ में है, ये रमीज राजा के हाथ में नहीं होगा फॉर श्योरली। क्योंकि देखिए, नजम सेठी साहब ने क्या बिग थ्री के ऊपर डील नहीं की थी, बात नहीं की थी, हमें बहुत सारे सुनहरे ख्वाब दिखाए थे ना उन्होंने भी, तो वो कोई बुरी चीज नहीं थी, क्योंकि आपको वक्त के साथ और अपनी सिचुएशन देख के चलना है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं एज क्रिकेट बोर्ड। अपने इंटरेस्ट में बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच अली रशीद साहब, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए, हमेशा आप हमारी दावत पे हमें वक्त देती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अरसलान शिराजी से मजीद गुफ्तगू करेंगे रमीज राजा साहब के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और साथ साथ इंडिया की बैटिंग एकदम क्यों लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, इनका तज्जिया हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रमीज राजा साहब की आमद और पाकिस्तान क्रिकेट पे उसके असरात के हवाले से, साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्या रिलेशन होंगे इस हवाले से बात कर रहे थे। जिस तरह शाहिद खान आफरीदी की गुफ्तगू हमने सुनवाई आपको रमीज राजा साहब के हवाले से, इसी तरह और भी क्रिकेटर्स बात करते नजर आ रहे हैं। कामरान अकमल ने भी रमीज राजा साहब की आमद को खुश आइंद करार दिया। क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद उनको, और एक्स कप्तान रहे हैं, टॉप के क्रिकेटर, रिलेशन वाइज भी आप देखें इंटरनेशनली बड़े अच्छे हैं, उनकी एक नाम है क्रिकेट में भी, ये वैसे भी एज कमेंटेटर भी जाते थे, ग्रेट प्लेयरों के साथ वो बातचीत करते थे, तो वो भी एक फ़र्क है। और पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त मेरे ख्याल से पहली मरतबा हो रहा है कोई ऐसा क्रिकेटर चेयरमैन आ रहा है, और उनको पता है ग्रास रूट लेवल पे भी, और क्लब क्रिकेट की इम्पोर्टेंस का पता है, फिर क्या नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट का पता है कि कैसे बेहतर करनी है। जो हालात पाकिस्तान की क्रिकेट के जा रहे हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं रमीज़ भाई, और हमने अक्सर उनकी बातें सुनते भी हैं, उनके अपने चैनल पे भी सुनते हैं, वो बात कर रहे होते हैं, और उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। और जो मैंने बात की है डोमेस्टिकली प्लेयरों को फाइनेंशियली बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। अब वो आपको पता है कि डिपार्टमेंट होते थे, सारा साल सैलरी देते थे, और सैलरी भी बड़ी अच्छी होती थी, फैमिली भी सर्वाइव करती थी। अब काफ़ी लड़कों को प्रॉब्लम है, और उसमें भी देखेंगे जो मैच फीस है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इजाफा होना चाहिए। और उसके बाद देखें फ़र्क ये है कि क्रिकेट छोड़ने के बाद वो क्रिकेट में ही है, और कहीं ना कहीं वो क्रिकेट के साथ ही जुड़े होते थे, ये फ़ायदा होगा। जी हाँ, कामरान अकमल की गुफ्तगू आपने सुनी, और कामरान अकमल ने भी दीगर क्रिकेटर्स की तरह और हमारी तरह वेलकम किया, बड़ा वार्म वेलकम किया है क्रिकेट के हलकों ने रमीज राजा साहब को। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनकी आमद से परेशान भी नज़र आ रहे हैं, इस तरह पहले भी बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि अब मोहम्मद यूसुफ का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या मोहम्मद यूसुफ कंटिन्यू करेंगे, या आपको लगता है जो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको लेके मोहम्मद यूसुफ इस वक्त डेंजर जोन में?
देखिए एक चीज़ अली सलमान, मुझे जो डर लग रहा है ना, आप मेरे से बेहतर और माशाल्लाह आपका जितना एक्सपीरियंस है और जिस तरह आपके हाथों में स्पोर्ट्स है, जिस तरह हमारी हॉकी तबाह हुई है ना, वो भी ऐसी ही तबाह हुई है कि हम ओलंपियंस को कुछ को ऊपर ले आए और बाकी ओलंपियन उनके खिलाफ आके खड़े हो गए और हमने अपनी जो हॉकी थी, अपनी नेशनल गेम थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ये डर है कि जब रमीज इस सीट पे आएंगे तो हमारे कुछ सीनियर्स को ये हजम नहीं और अभी भी बातें सुनने शुरू हो गई है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो उनकी नामजदगी हुई है। अब जब वो अपना ओहदा ले लेंगे, चेयर पे आके बैठ जाएंगे, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर वही काम हॉकी वाला हुआ तो मेरे ख्याल में पहले ही हमारी क्रिकेट तबाह हुई पड़ी है, तो बाकी जो कसर रह गई है वो निकल जाएगी। इसी तरह जिस तरह आप ये मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहे हैं कि वो डेंजर जोन में है या नहीं है, अगर मेरिट पे भी फैसला किया गया कि जो प्लेयर्स एनसीए में जा रहे हैं और वो वहां से वो काम करके नहीं निकल रहे उस एकेडमी से जो जिसके लिए उन्हें भेजा जा रहा है, तो मेरिट पे फैसला किया गया कि इनको हटा दिया जाए वहां से, तो यही हमारे सीनियर प्लेयर जो हमारे एक्स फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स और बाकी हैं, ये आके यही बातें कर रहे होंगे कि देखा। अच्छा, अभी आपने मेरिट की बात की ना, देखें पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ भी काम करने के तरीके होते हैं ना, इस तरह हमारे साथ साजिद खान अक्सर होते हैं, उनके बड़ा पैटेंट एक जुमला है, वो कहते हैं बारीक काम कर दिया। तो बारीक काम तो फिर इस तरह भी कर सकते हैं ना कि जी 50% हमें कोचेज तब्दील कर दें, उसमें जी अरसलान शिराजी साहब का नाम आ गया। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि राशिद लतीफ़ साहब हैं या इंजमाम साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं वो हाई प्रोफाइल कोचेज नहीं है, तो आपको लगता है कि नई टीम जब आएगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फारिग होंगे ना? देखिए सलमान भाई, आप मेरे से यानी क्रिकेट बोर्ड को बेहतर जानते हैं, हम आपके सामने यानी प्रमाण चढ़े हैं, हम जितना जानते हैं उससे डबल आप जानते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो रमीज राजा है, जितना मैं उन्हें जानता हूँ, वो बारीक गेम नहीं करेंगे, वो जो कुछ करेंगे खुल के करेंगे और ऐसे वैसे भी वोकल है, बहुत खुल के वही वोकल है और वो ऐसे करेंगे और कहेंगे हाँ मैंने किया, और वो डिसीजन को ऑन करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ये बारीक गेम नीचे से डल गई है, मैंने तो सिर्फ साइन किया, मुझे पता ही नहीं था। तो अगर किसी को उन्होंने चेंज करना है, और उन्होंने चेंज करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, चीफ सिलेक्टर को उन्होंने चेंज करना है, उन्होंने हेड कोच को चेंज करना है, उन्होंने करना है, और उन्होंने बिल्कुल खुले होके विद ग्रेट पंप एंड शो उन्होंने। अच्छा, आपको लगता है एक, चल हमने ये तो बात की कि कोचेस चेंज होंगे, यूसुफ डेंजर जोन में, एक उनका बड़ा वाज़े बड़ा मौक़िफ़ स्टांस इस हवाले से, खुद मेरे शो में भी उन्होंने कहा कि फिक्सर्स के तो कटआउट भी नहीं लगने चाहिए, फिक्सर्स को कमेंट्री भी नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे भी उनको एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी इस एरिया को भी कैप्चर करने के लिए। मेरे ख्याल में अगर वो ये डिसीजन ले गए ना, तो मेरे ख्याल में पूरी कौम उनके पीछे खड़ी होगी, क्योंकि आधा गुड आधा बैड ये गलत है। देखें, किसी को आप किसी के घर सीओ जा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन घर जा रहे हैं गलत कर रहे हैं, और एक को आप मौका ही नहीं दे रहे। मैं सलमान भट्ट की बात कर रहा हूं, उसको आपने कहा आप कमेंट्री की साइड पे आ जाएं, आप उसे कोचिंग कोर्सेज करवा रहे हैं। नाइंसाफी है, मैं अपने खुद मुख्तलिफ शोज में नाज़रीन कहा भी है कि ये नाइंसाफी है कि आप अपने प्राइम टूर्नामेंट में उससे कमेंट्री करवा रहे हैं, लेकिन उसी टूर्नामेंट में जब वो रन्स के अंबार लगा रहा है तो आप उसमें एक टैग लगा के उसको खेलने नहीं दे रहे। तो ये डबल पॉलिसी, डबल स्टैंडर्ड है। यही चीज कह रहा हूं, अगर ये रमीज कर जाते हैं कि सबको एक ही नजर से देखा जाएगा और एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, मेरे ख्याल में इससे बढ़ के वो कोई काम नहीं करेंगे। क्या और हम उनके पीछे खड़े हैं। आमिर पे, शर्जील पे फुल स्टॉप नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल होना चाहिए, और हम ये कब से कह रहे हैं, और अगर उन पे कोई फुल स्टॉप लगा सकते हैं तो वो ये एक ही पर्सन है। हमें अगर उम्मीद है तो इसी एक पर्सन से है, क्योंकि ये वोकल है, ये कर गुजरता है और इससे पता है कि मेरे साथ कॉलर ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बात रह जाएगी, तसलसल टूट जाएगा। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं और मैं भी समझता हूं कि करना चाहिए, लेकिन जिस तरह वसीम अकरम बैक करते हैं मोहम्मद आमिर को, और रमीज राजा की तकरूरी में बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि वसीम अकरम को बहुत बड़ा रोल है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को? मैं यही कह रहा हूं ना कि हमें उम्मीद उसी से है। अगर उसकी इस बात पे यानी असूलों में कोई बात आई ना, या उसे किसी की बात माननी पड़ी, वो छोड़ के चला जाएगा, अपने असूलों पे समझौता नहीं करेगा। ऑलराइट, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलमान भाई को भी सलाम, और सर अरसलान भाई को भी सलाम। सर फजल बात लाहौर से। जी वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करेंगे? सर आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है और फील्डिंग कोच है, कितने कोच है, और एक ही कप्तान को सारे तीनों को फॉरवर्ड की कप्तानी दी हुई है। अब देखिए इतने कोचिंग बैठाने के बावजूद अब फैसला कौन करता है? कप्तान का जो दिल करे वो अपनी मर्जी की टीम खिलाए। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि मोहसिन हसन खान को भी चांस देना चाहिए, मिसबाह हक से भी अच्छे फैसले नहीं। मोहसिन हसन खान को टीम में कोच आना चाहिए, यही कह रहे हैं आप? जी सर। दूसरा सर हमारे ठीक है, दूसरा सवाल भी कर लें, वक्त बड़ा महदूद है, क्या कहेंगे दूसरा सवाल भी कर लें? विकेट कीपर हमारे पास जिशान अशरफ इतना प्यारा विकेट कीपर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज बिलाल आसिफ को याद नहीं किया आपने?
चले, आज बिलाल आसिफ को याद नहीं किया इन्होंने, जब भी फजल रहमान साहब आए इन्होंने हमेशा बिलाल आसिफ का जिक्र किया। जीशान अशरफ एक बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसको क्यों अभी भी हमने जो उसको कंसीडर किया, कश्मीर लीग में भी बड़ा अच्छा खेला, कैंप में ज़रूर उसको कॉल किया, लेकिन हम उस तरह से कंसीडर नहीं कर रहे उसको। देखिए मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान में मसला है कि बैकअप्स नहीं बनाए जाते। जब इनके पास एक प्रोडक्ट आ जाती है तो ये फिर उसी को लेके बैठ जाते हैं कि हमने बैकअप नहीं बनाना, ये हम लेके चलेंगे, और जब वो जाता है तो उस वक्त हमारे पास पीछे बैकअप नहीं होता, टैलेंट वो ज़ाया कर चुके होते हैं, उनको लेके जब बैकअप की आपने बात की, इंडिया में आपको लगता है कि बैकअप इतना बैकअप है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की टीम हमें क्यों स्ट्रगल करती नजर आ रही है? विराट कोहली हमें क्यों परफॉर्मेंस करते नजर नहीं आ रही? क्या बैड पैच से गुजर रहे हैं क्या वो? देखिए अली भाई, मेरे ख्याल में तो जो भी अच्छी टीमें भी होती हैं और अच्छे प्लेयर, ग्रेट प्लेयर होते हैं, उनके फेलियर ड्यू होते हैं, और वो फेलियर मेरे ख्याल में अभी उनके जो ड्यू थे वो चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में आगे जब वर्ल्ड कप आएगा तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, गावस्कर ने भी उनको एक स्टेटमेंट दिया है कि उनको एडवाइस किया कि वो तेंदुलकर को फोन करें, उनसे बैटिंग टिप्स लें। अरसलान, आप खुद बहुत सीनियर स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर हैं, कैसा लगा आपको जी टीवी में आना? यार मैं कहता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ पाकिस्तान। मैं आपके शो, ये वाहिद शो है जो मैं घर पे बैठ के देखता हूं और इससे मैं सीखता हूं, और जिस तरह की आपकी गेस्ट लिस्ट है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्राइवेट चैनल में इतनी अच्छी गेस्ट लिस्ट हो, और मुझे मज़ा आता है यहाँ से। मुझे यानी डिस्कशन ऐसी होती है जिसमें से कुछ गेन करते हैं, सिर्फ वो यानी किसी को बुली करना और वो चीज़ें करना, वो मुझे इसमें नहीं मिलता। तो मैं आपको, और इसका सारा सेरा मेरे ख्याल में जो टीम होती है, प्रोड्यूसर और एंकर, उसको जाता है, और मैं आपको इस पर कंग्रेचुलेशन दूंगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारी एक टीम एफर्ट है, इसमें हमारे जो हेड हैं निसार मेहदी साहब हैं, हामिद साहब हैं, इसके अलावा हमारे जो मार्केटिंग हैं रमीज साहब, मेरा प्रोड्यूसर फैजान नकी, हमारे जो हेड हैं कुमैल, सबका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरी टीम एफर्ट है। हमारे कैमरामैन यासिर, शुजा, सलमान, एक बहुत जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, सबका एक बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है जिस शो को बड़ा कामयाब बनाते हैं। आजम जो हमारी सेल्स देखते हैं, इसके अलावा खालिद, इमरान, और भी बहुत सारे नाम है, अगर मैं नाम लूँगा वक्त शायद ख़त्म हो जाए, हाशिम है तो वक्त शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन थैंक यू सो मच। अरसलान से इसलिए इनपुट लेना ज़रूरी था कि खुद ये स्पोर्ट्स के सीनियर प्रोड्यूसर हैं, इस्लामाबाद से हमारे मेहमान थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे आज की कोशिश काविश कैसी रही, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे अली सलमान एक दफ़ा फिर अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपको खुशामदीद कहेगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।